हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अलग अलग तरह की खदानें पाई जाती हैं और उन माइनों के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसी में से एक है कोल माइनिंग, यानी कि कोयले की भी कई खदानें हैं इंडिया में। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम कोल माइंस के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कोल माइनिंग कहाँ कहाँ स्थापित है। दूसरी बात, क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं जो कोल माइनिंग की वजह से इंडिया को फेस करने पड़ते हैं और किस तरीके से कोल को माइन किया जाता है। ये सभी कुछ हम आज की हमारी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज कोल। अब कोयला क्या होता है? तो कोल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल, a solid carbon rich material that is usually brown or black and most often occurs in stratified sedimentary deposit। कोल क्या होता है? कोल प्राइमरी फॉसिल फ्यूल होता है। ये सॉलिड कार्बन होता है, ज्यादातर ये ब्लैक और ब्राउन कलर में पाया जाता है। कोल एक नेचुरल रिसोर्सेस है जिसका इस्तेमाल किसी भी एनर्जी सोर्सेस के लिए किया जाता है। एंड द प्रोडक्शन ऑफ कोक फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोक प्रोडक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। कोल एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का स्रोत भी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पावर का प्रोडक्शन होता है, स्ट्रीम जनरेशन होती है। तो कोयला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन गैसिफिकेशन, liquefaction of coal produce gaseous and liquid fuel that can be transported by pipeline and stored in tank। अब यहाँ पर कोयले द्वारा गैसियस और लिक्विड फ्यूल्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेड जो पाइपलाइन से उसमें से ट्रांसपोर्ट किया जाता है और टैंक में से स्टोर कर लिया जाता है। तो भाई कोयला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक एनर्जी का स्रोत भी है, कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडिया में माइनिंग्स कहाँ है? तो कोल माइनिंग इन इंडिया। अब इंडिया में यहाँ पर कोल माइनिंग का क्या सिस्टम है? तो इंडिया इज रिच इन एंशियंट कोल फील्ड्स लाइक गोंडवाना कोल फील्ड 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड एंड द टर्शरी कोल फील्ड्स 15 to 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब इंडिया यहाँ पर कोयले के लिए काफी ज्यादा फेमस, काफी रिच भी है कोल प्रोडक्शन में इंडिया, क्योंकि यहाँ पर गोंडवाना कोल फील्ड है जो कि 250 मिलियन ईयर्स पुरानी है। दूसरी टर्शरी कोल फील्ड है जो कि 15 से लेकर 60 मिलियन ईयर्स तक पुरानी थी। कोल माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय 1774 में। रानीगंज में यहाँ पर कोल फील्ड शुरू की गई थी वेस्टर्न बैंक ऑफ दामोदर रिवर के पास। यहाँ पर सबसे पहले ईस्ट इंडिया के समय यहाँ पर कोल माइनिंग की शुरुआत की गई थी। इसके बाद यहाँ कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फोकस किया था डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कोल पे, allocations of more coal blocks, pursuing them with state government assistance in the land acquisition, and coordinated efforts with railway for the movement of coal। इसके बाद यहाँ रेलवे के सहयोग से कई ऐसी माइनिंग उन्होंने खोली जिससे कि भारत में यहाँ कोयले का उत्पादन बढ़ सके। Commercial auctions of coal or revenue shares mechanism. Since the launch of the auctions of coal mines for commercial mining in June 2020, a total of 4 rounds of auctions have been conducted in which a total of 292 coal mines were offered। अब यहाँ पर कमर्शियल ऑक्शन यहाँ पर बनाया गया था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा कोल प्रोडक्शन यहाँ हो सके, तो इसे लॉन्च किया गया था जून 2020 में। A total of 4 rounds of auctions have been conducted। यहाँ पर 4 rounds of auctions कंडक्ट करवाए गए जिसमें से यहाँ 292 कोल माइन बनी थी। अलाउड सेल ऑफ एक्सेस कोल प्रोडक्शन, यहाँ पर वो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कोल का तो यहाँ इसे शेयर करने के लिए भी या सेल करने के लिए भी अलाउ करता है इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज अमेंडेड मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 टू अलाउ द सेल ऑफ कोल और
lignite on payment of an additional amount of the state government. यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, उन्होंने यहाँ पर मिनरल कंसेशन रूल 1960 के तहत यहाँ पर कोयले और लिग्नाइट को सेल करने के लिए परमिशन ली हुई है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट की जाती है रेगुलर, तो द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट हैड बीन अमेंडेड एंड इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कैप्टिव माइंस। यहाँ पर जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, ये प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही तरह की माइंस पर लागू होता है। इस अमेंडमेंट के तहत द गवर्नमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर रिलीजिंग एडिशनल कोल इन द मार्केट बाय ग्रेट यूटिलाइजेशन ऑफ माइनिंग कैपेसिटीज ऑफ कैप्टिव कोल एंड लिग्नाइट ब्लॉक। इस अमेंडमेंट के तहत जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में यहाँ कोल को रिलीज कर सकती है और लिग्नाइट ब्लॉक्स को भी रिलीज कर सकती है। Owing to limited productions of coal for meeting only their captive needs. यहाँ पर अगर लिमिटेड प्रोडक्शन होता है तो अलग बात है, लेकिन ये अगर एक्सेस प्रोडक्शन किया जाता है तो यहाँ कोल को बाहर और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करा जाता है। रोलिंग ऑक्शन, अब रोलिंग ऑक्शन क्या है? टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग ऑक्शंस एंड टू कैरी आउट मोर राउंड्स ऑफ ऑक्शन इन अ ईयर, अ मैकेनिज्म ऑफ रोलिंग ऑक्शंस ऑफ कोल माइन हैज बीन प्लान्ड। अब रोलिंग ऑक्शन क्या होता है? रोलिंग ऑक्शन एक तरीके से कोल प्रोडक्शन करने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा रोलिंग ऑक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, यहाँ पर कोल माइंस के लिए प्लान किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ रोलिंग ऑक्शन, इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोयला यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, द यूनियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। इसके अलावा यहाँ पर कोल माइंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑप्शन भी, पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है फॉर द कोल सेक्टर टू स्पीड अप द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस, जैसे कि ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस बढ़ सके। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है जो कि क्लियरेंस फैसिलिटीज देता है और अप्रूवल देता है, जो कि ज़रूरी है किसी भी कोल माइन को शुरू करने के लिए। अगर आप कोई कोल माइन शुरू करना चाहते हैं तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जो है उसी लिए बनाया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड हैज envisaged a coal production program of 1 million ton from CIL mines. CIL has taken the following steps to achieve the targets of augmentation of coal production capacity. अब यहाँ जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसका टारगेट ये है, इस प्रोग्राम के कोल प्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत 1 बिलियन टन जो है यहाँ कोल इंडिया लिमिटेड को प्रोड्यूस करना है कोल। तो उसका टारगेट ये है कि वो कोल प्रोडक्शन की कैपेसिटी को यहाँ पर इंक्रीज करे। उसके लिए वो क्या क्या कर रहा है? 15 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई विद द कैपेसिटी ऑफ अबाउट 160 मिलियन टन्स पर एनम। अब यहाँ 15 प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं जो कि 160 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी से यहाँ पर माइंस को डेवलप कर रहे हैं। कैपेसिटी एडिशन थ्रू स्पेशल डिस्पेंसेशन इन एनवायरमेंटल क्लियरेंस अंडर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए यहाँ पर एनवायरमेंट को भी क्लियर करना होगा। तो Environment Impact Assessment 2060 Act के तहत CIL has taken steps to upgrade the mechanized coal transportation and loading systems under First Mile Connectivity Project. अब यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पर कोल से संबंधित जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है उसके लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का भी इस्तेमाल किया है। कोल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया, तो इंडिया में यहाँ पर कोल एनर्जी सेक्टर्स भी डेवलप किए गए हैं। In India, the energy transitions away from coal is not happening in the foreseeable futures. Although there will be a push for renewable, non-fossil based energy, the share of coal in the energy basket is going to remain significant in the year ahead. अब ये कहा जा रहा है कि कोल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन अभी देखा गया था कि उतना ही प्रोडक्शन था कोल को लेकर, यहाँ कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ था। तो अगर इंक्रीज नहीं होगा तो जो नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी है या फिर रिन्यूएबल है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोयला जो है एक एनर्जी का स्रोत है, ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो यहाँ प्रोडक्शन भी डेफिनेटली इंक्रीज होना जरूरी है। कोल डिमांड इन द कंट्री इज येट टू पीक एज द इकोनॉमिक सर्वे 2020 and 21 and 22 project coal demand in the range of 1.3-1.5 billion tons by 2030, an increase of 63% from the current demand. यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर कोल की जो डिमांड है वो एकदम हाई पर है, बढ़ती ही चली जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 से 22 के लिए हुआ था
वो ये कहता है कि अभी जो रेंज है वो 1.3 से लेके 1.5 बिलियन टन है, लेकिन 2030 तक ये कम से कम 63% बढ़ जाएगी। तो जब डिमांड बढ़ेगी कोल प्रोडक्शन की, तो यहाँ उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। There is no scenario of energy transitions away from coal affecting any stakeholder involved in the coal mining. अब यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन का और कोई भी सिनेरियो नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पर कोल ही है। तो कोल माइंस को स्थापित करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट इंडिया स्टिल इम्पोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कोल फ्रॉम आउटसाइड एंड मेनी कंपनीज हैव एक्वायर्ड कोल माइंस ओवरसीज टू एंश्योर अ कंटिन्यूअस सप्लाई। लेकिन इंडिया फिर भी अभी लार्ज अमाउंट में कोल को इंपोर्ट कर रही है बाहर से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कोल माइंस। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कोल माइनिंग के लिए। तो कोल कंपनीज आर ट्राइंग टू अडॉप्ट बेस्ट माइनिंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज फॉर कोल माइनिंग एंड दे हैव टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ जो कोल कंपनीज हैं वो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि जो कोल माइनिंग है उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके और उनकी क्वालिटी बढ़ सके। तो टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ओपन कास्ट कोल माइनिंग आर मॉडर्न। कोल कंपनीज आर कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यहाँ पर ओपन कास्ट कोल माइनिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ हाई कैपेसिटी हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी जैसे कि 42 कम शॉवल, 240T रेयर डंपर, इनका इस्तेमाल हो रहा है। सरफेस माइनर्स आर बीइंग अडॉप्टेड इन अ बिग वे टू एलिमिनेट द नीड ऑफ हजार्डस ब्लास्टिंग फॉर कोल एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर कोल एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ बड़े बड़े सरफेस माइनर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर सके और हमारे वातावरण में भी कोई नुकसान ना पहुंचे। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यहाँ चलाया गया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन थ्रू इन बिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम सरफेस बेल्ट कन्वे फॉर द ऑल द फ्यूचर एंड एक्सचेंज। यहाँ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया गया है जिससे कि कोल ट्रांसपोर्टेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ फ्यूचर में और जो एग्जिस्टिंग माइंस है उन सभी को लाभ मिल सके। 3D टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ओवर बर्डन मेजरमेंट के लिए जिससे कि एक्यूरेसी यहाँ अचीव की जा सके। यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रोन अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है जिससे कि माइन मैपिंग जो है उसे मॉनिटर किया जा सके। लैंड रिक्लेमेशन, फायर मैपिंग, माइन क्लोजर मॉनिटरिंग, इन सभी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कोल माइनिंग में यूज होती है। Several other technological interventions have also been made to increase work efficiency and mitigate the risk of accidents. Slope monitoring technology such as collision avoidance system and dumper, proximity warning system, operator independent truck dispatch system, इन सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर वर्क में एफिशिएंसी बढ़ सके। दूसरी बात, यहाँ पर जो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट होती है वो ना हो। एंड ऑटोमेटेड मिस्ट बेस्ड वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम, यहाँ पर ऑटोमेटेड मिस्ट बेस्ड वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि डस्ट सप्रेशन यहाँ ना हो। क्योंकि जब माइंस में से हम कोल को एक्सपोर्ट कर या एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ बहुत सारी डस्ट होती है, तो उसको हटाने के लिए वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन ड्यू टू कोल माइनिंग, अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि उसकी वजह से काफ़ी डस्ट क्रिएट होती है तो पॉल्यूशन भी होता है। तो पॉल्यूशन को किस तरीके से यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। कोल माइनिंग हैज इम्पैक्ट ऑन द नेटिव एनवायरनमेंट which are generally contained within the mining area itself. The impact of mining activities involving drilling, blasting, loading, transport of coal in generation and dispensation. यहाँ पर कोल माइंस में इन्वायरमेंट पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि यहाँ पर डस्ट क्रिएट होती है, पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट ना हो इसके लिए जब यहाँ ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्ट होता है कोल का, तो इस तरह के पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट होते हैं जो कि हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो कई ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिससे कि ये कंट्रोल हो सके और हमारे एनवायरनमेंट को ये गंदा ना करे। जनरेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ डस्ट आर कंट्रोल एट द सोर्सेज बाय इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड स्प्रिंकलर, जैसे कि हमने कहा कि वो वाटर स्प्रिंकलर का यूज करते हैं, वेट ब्रिजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वाटर या फिक्स्ड स्प्रिंकलर का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर,
इसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। फॉग कैनन का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ CHP क्लैडिंग, साइड क्लैडिंग का इस्तेमाल होता है, GI शीट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे कि यहाँ पर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक यूज की जाती है, जिससे डस्ट जो है, जो भी एकदम ब्लास्ट टाइप का धुंध टाइप जो दिखती है कोल की वजह से, वो ना दिखे और हमारे वातावरण को पोल्यूट ना करे। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर पॉल्यूशन क्रिएट ना हो उसके लिए भी कई काम करती हैं। यूज ऑफ ड्रिल्स फिटेड विथ वेट ड्रिलिंग एंड डस्ट एक्सट्रैक्टर टू कंट्रोल द जनरेशन ऑफ डस्ट। यहाँ पर ड्रिल्स फिटेड जो है वेट ड्रिलिंग, उसका इस्तेमाल किया जाता है डस्ट को हटाने के लिए। द अवॉइड स्पेज ऑफ कोल फ्रॉम ट्रक्स ऑन रोड, ऑल लोडेड कोल ट्रांसपोर्टिंग ट्रक्स आर कवर्ड बाय टर्पोलिन एंड ऑल्सो ओवरलोडिंग ऑफ ट्रक्स आर प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पर जो ट्रक्स हैं जो कि कोयले को लेकर जाते हैं, उन सभी पर ऊपर टर्पोलिन की शीट बांध दी जाती है, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो उड़े ना और पूरी एयर को पोल्यूट ना करे। ये कोयले में से जो डस्ट निकलती है वो उड़े नहीं और ओवरलोड भी ना हो ट्रक, ये भी ध्यान रखा जाता है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट हॉल रोड्स आर केप्ट वेल मेंटेन, जिस जगह उसी जगह से उस ट्रक को ले जाया जाता है जहाँ से जो रोड्स वगैरह हैं वो वेल मेंटेन हो। माइंस हैव डिप्लॉयड मैकेनिकल स्वीपर्स एंड अदर मेथड्स फॉर ड्राई स्वीपिंग्स ऑफ रोड। जो खदानें होती हैं वहाँ पर जो भी रोड्स हैं उन सभी को सूखा रखा जाता है, ड्राई रखा जाता है और साफ रखा जाता है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट माइल जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसका यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। उसे इम्प्लीमेंट क्यों किया गया है? टू रिप्लेस रोड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम मैकेनिकल लोडिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम, यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर मैकेनिकल लोडिंग और कन्वेइंग सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया है। अवेन्यू एंड पेरिफेरल प्लांटेशन टू अरेस्ट द प्रोपगेशन एंड डिस्पर्जन ऑफ डस्ट, यहाँ सिंपल सा ये है कि हम डस्ट को क्रिएट नहीं होने दे रहे हैं, उसके लिए वो कई चीजें यहाँ पर डस्ट ट्रैपिंग सभी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो एयर में ना फैले। द एग्जिस्टिंग स्टेचुटरी environmental framework provides safeguard to minimize the adverse environmental impact of mining on the native environment. Before commencement of mining, all mines must obtain environmental clearance and MOEF and CC, for which a detailed environmental impact assessment is carried out. यहाँ environmental impact assessment के तहत कोल माइनिंग जो शुरू की जा रही है, उनका पहला उद्देश्य यही होता है कि यहाँ वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन्हें काम करना है। तो वो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि यहाँ पॉल्यूशन जो है वो क्रिएट ना हो सके। एंड अकॉर्डिंगली अ comprehensive environmental management plan with all safeguards is prepared. तो यहाँ पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है जिससे कि सभी सेफगार्ड्स का ध्यान रखा जा सके। एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक वेल मेंटेन्ड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की जाती है कि किस तरीके से इसे ट्रांसपोर्ट करना है, बाय ट्रक बाय ट्रेन। तो उन्हें पूरा कवर कर दिया जाता है, कोयले को उस तरीके से खुला नहीं रखा जाता जिससे कि वो पॉल्यूशन को बढ़ाए और हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करे। तो ये था कोल माइनिंग इन इंडिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।